स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। हाल ही में चर्चा में रहा उपलब्ध वास्तविक समता यानी ARE किससे संबंधित है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, डी भारतीय एग्जिम बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उपलब्ध वास्तविक समता यानी ARE एक विशिष्ट वित्तीय उपाय को संदर्भित करता है। इसका उपयोग अतिरिक्त रिजर्व या इक्विटी को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक वितरण के लिए उपलब्ध मान सकता है। यह अवधारणा आर्थिक पूंजी ढांचे का एक भाग है, जिसका RBI यह सुनिश्चित करने के लिए पालन करता है कि वह सरकार को अधिशेष हस्तांतरण प्रदान करने हेतु एक मजबूत बैलेंस शीट बनाए रखे। इसे अपने परिचालन के माध्यम से प्राप्त किया गया है और यह वितरण के लिए उपलब्ध है। इसमें पुनर्मूल्यांकन रिजर्व शामिल नहीं है, जो परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में परिवर्तन से अवास्तविक लाभ है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। अंतर्निहित मुद्रास्फीति से तात्पर्य मुद्रास्फीति के उस प्रकार से है जो निम्नलिखित में से किस कारक से उत्पन्न होती है? ए उपभोक्ता खर्च में वृद्धि के कारण मांग आकर्षित प्रभाव, बी आपूर्ति के आघातों जो कच्चे माल की लागत बढ़ाते हैं, सी श्रमिकों और फर्मों की अनुकूली अपेक्षाएं जो मजदूरी मूल्य चक्र की ओर ले जाती हैं, डी केंद्रीय बैंकों द्वारा की गई मौद्रिक नीति कार्रवाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्निहित मुद्रास्फीति से तात्पर्य श्रमिकों और फर्मों की अनुकूली अपेक्षाओं से है, जो मजदूरी मूल्य चक्र की ओर ले जाती है। अंतर्निहित मुद्रास्फीति तब होती है जब श्रमिक बढ़ती जीवन लागतों को बनाए रखने के लिए उच्च मजदूरी की मांग करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यवसायों को अपनी बढ़ती मजदूरी लागतों की भरपाई करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, जिससे मजदूरी और मूल्य वृद्धि का एक स्वसुदृढ़ीकरण चक्र बन जाता है। अगला प्रश्न है, सतलज यमुना लिंक विवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जब स्वतंत्रता के बाद पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया तो रावी और ब्यास के जल बंटवारे की शर्तें अनिश्चित रह गईं। कथन 2, रिपेरियन जल अधिकारों के सिद्धांत का हवाला देते हुए पंजाब ने हरियाणा के साथ रावी और ब्यास के जल बंटवारे का विरोध किया। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। डी कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सतलज यमुना लिंक विवाद। जब स्वतंत्रता के बाद हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया और पंजाब के संसाधनों को दोनों राज्यों के बीच विभाजित किया जाना था, तो रावी और ब्यास नदियों के जल बंटवारे की शर्तें अनिर्धारित रह गई, अतः कथन 1 सही है। रिपेरियन जल अधिकारों के सिद्धांत का हवाला देते हुए पंजाब ने हरियाणा के साथ रावी और ब्यास के जल बंटवारे का विरोध किया, अतः कथन 2 सही है। रिपेरियन जल अधिकारों का सिद्धांत एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत किसी जल निकाय के पास की भूमि के स्वामी को जल का उपयोग करने का अधिकार है, अतः विकल्प ए सही है, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, नागरिक विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अधीन आता है, जिसके तहत राज्य धार्मिक आधार से परे इस विवाह को प्रमाणित करता है। 2, यह अंतर धार्मिक जोड़ों के बीच उनकी धार्मिक पहचान छोड़े बिना अथवा धर्म परिवर्तन का सहारा लिए बिना विवाह को सक्षम बनाता है। 3, यह अधिनियम केवल हिंदू, सिख, जैन तथा बौद्ध धर्मावलंबियों पर लागू होगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विशेष विवाह अधिनियम 1954। नागरिक विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अधीन आता है, जिसके तहत राज्य धार्मिक आधार से परे इस विवाह को प्रमाणित करता है, अतः कथन 1 सही है। ऐसे में अंतर धार्मिक अथवा अंतर जातीय जोड़ों के बीच उनकी धार्मिक पहचान छोड़े बिना या धर्मांतरण का सहारा लिए बिना विवाह को सक्षम बनाता है, अतः कथन 2 सही है। इस अधिनियम की प्रयोज्यता संपूर्ण भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन एवं बौद्ध सहित सभी धर्मों के लोगों पर लागू होती है, अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक यानी IPHS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत देश में स्वास्थ्य सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार करना है। 2, IPHS प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों दोनों पर लागू है। 3,
इसका उपयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे की योजना तथा उन्नयन के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक यानी IPHS मानकों का एक समूह है जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत देश में स्वास्थ्य सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार करने की परिकल्पना करता है। अतः कथन 1 सही है। IPHS उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप जिला और जिला अस्पतालों पर लागू होता है। अतः कथन 2 सही है। इसका उपयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे की योजना तथा उन्नयन के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में किया जाता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अमरावती शैली की एक प्रमुख विशेषता कथात्मक कला है। 2. अमरावती शैली में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री ग्रे बलुआ पत्थर है। 3. इस शैली के विकसित होने वाले प्रमुख स्थान नागार्जुन कोंडा, गोली, घंटाशाला और वेंगी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 2 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की प्रमुख विशेषताएं हैं कथात्मक कला अमरावती स्कूल की एक प्रमुख विशेषता है। अतः कथन 1 सही है। अमरावती कला शैली में प्रयुक्त सामग्री सफेद संगमरमर है। अतः कथन 2 सही नहीं है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियों की निचली घाटियों में विकसित हुई। इसके प्रमुख स्थानों में अमरावती, नागार्जुनी कोंडा, गोली, घंटासला एवं वेंगी शामिल है। अतः कथन 3 सही है। सांची स्तूप की तरह अमरावती स्तूप में भी एक प्रदक्षिणा पथ है जिसमें एक वेदिका है जिस पर बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न कथाएं अंकित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1. जापान, 2. इंडोनेशिया, 3. दक्षिण कोरिया, 4. फिलीपींस, 5. वियतनाम। उपर्युक्त में से कितने देशों में कार्यस्थलों पर सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश की नीतियां हैं? ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4, डी सभी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सभी 5। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश। सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश सभी कर्मचारियों के लिए समान सम्मान एवं प्रशंसा का प्रतीक है। जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिलीपींस एवं वियतनाम सहित कई देशों में सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश की नीतियां हैं, जबकि भारतीय श्रम कानूनों में बीमारी तथा आकस्मिक अवकाश का प्रावधान है। देश में मासिक धर्म अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, व्यापार और निवेश के भविष्य पर ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. विश्व व्यापार संगठन, बी. संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, सी. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, डी. विश्व आर्थिक मंच। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. विश्व आर्थिक मंच। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। व्यापार एवं निवेश के भविष्य पर ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश पर ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल विश्व आर्थिक मंच के अंतर्गत एक विशेष समूह है। यह वैश्विक व्यापार एवं निवेश के भविष्य को आकार देने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सरकार, व्यापार तथा नागरिक समाज के नेताओं को एक साथ लाता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने, अंतर्दृष्टि तथा विश्लेषण करने के साथ साथ इसके एजेंडे को आकार देने में सहयोग करने के लिए एक साझा मिशन से जुड़े विशेषज्ञों को एक साथ लाकर WEF के मिशन का समर्थन करता है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक देश की किसी फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश है। 2. यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के समान है जहां विदेशी संस्था किसी कंपनी के स्टॉक एवं बॉन्ड खरीदती है। 3. FDI के स्वचालित रूट के लिए सरकार अथवा RBI की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI। FDI देश में किसी फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश है। अतः कथन 1 सही है। यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से भिन्न है जहां विदेशी संस्था केवल किसी कंपनी के स्टॉक और बॉन्ड खरीदती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। स्वचालित मार्ग। इसमें विदेशी संस्था को सरकार अथवा RBI की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। अतः कथन 3 सही नहीं है। सरकारी मार्ग। इसमें विदेशी इकाई को सरकार की मंजूरी प्राप्त करनी होती है। अगला प्रश्न है, बेला ब्लॉक प्रिंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कच्छ क्षेत्र का एक शिल्प है जो कम ज्ञात और अस्पष्ट है तथा मुख्य रूप से खत्री समुदाय द्वारा प्रचलित है। 2.
इसे जनजातीय मामलों की मंत्रालय द्वारा लुप्तप्राय शिल्प के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बेला ब्लॉक प्रिंटिंग यह कच्छ क्षेत्र का एक शिल्प है जो कम ज्ञात और अस्पष्ट है तथा मुख्य रूप से खत्रिय समुदाय द्वारा प्रचलित है, अतः कथन एक सही है। वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा भी इसे लुप्तप्राय शिल्प की सूची में रखा गया है, अतः कथन दो सही नहीं है। यह एक पारंपरिक वस्त्र कला है जो अपनी बोल्ड डिजाइनों, आकर्षक रंग संयोजनों तथा बनावट वाले कपड़ों पर हाथी और घोड़े जैसे ग्राफिक रूपांकनों के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, लुक आउट सर्कुलर यानी LOC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, LOC 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है जब तक कि मूल एजेंसी नवीनीकरण के लिए अनुरोध नहीं करती। 2, यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता अथवा अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत कोई संज्ञेय अपराध दर्ज नहीं है, तब LOC वाले व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जा सकता अथवा देश छोड़ने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लुक आउट सर्कुलर LOC 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध है जब तक कि मूल एजेंसी नवीनीकरण के लिए अनुरोध नहीं करती, अतः कथन एक सही है। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता अथवा अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत कोई संज्ञेय अपराध दर्ज नहीं है, तब LOC वाले व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जा सकता और साथ ही देश छोड़ने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, अतः कथन दो सही है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध LOC लाया जाता है उसकी पहचान से संबंधित सभी विवरण मूल एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। डॉल ई, मिडजर्नी और सोरा शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखे जाते हैं? ए, AI आधारित इमेज जनरेटर, बी, शनि का उपग्रह, सी, नए खोजे गए क्षुद्र ग्रह या डी, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।